नमस्कार। आज हम भारत की कहानी के दो ऐसे पहलुओं को एक साथ देखने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं। एक तरफ है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ और दूसरी तरफ देश का सबसे ताकतवर हथियार परमाणु बम। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ प्रकृति का संरक्षण और कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा? लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इन दोनों ही कहानियों के पीछे असल में एक ही सोच, एक ही सिद्धांत काम कर रहा था। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं विषयों पर एक नज़र डालेंगे। हम शुरू करेंगे आज़ादी के बाद की चुनौतियों से, फिर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट शक्ति को समझेंगे, इनके पीछे का फलसफा क्या था उसे जानेंगे और फिर देखेंगे कि आज इनकी क्या स्थिति है। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, आज़ादी के ठीक बाद भारत एक ही समय पर दो बहुत बड़े संकटों का सामना कर रहा था। एक संकट घर के अंदर था और दूसरा दुनिया के मंच पर। ये संकट एक दूसरे से एकदम अलग थे। एक तरफ तो देश का गौरव रॉयल बंगाल टाइगर विलुप्त होने की कगार पर खड़ा था। सोचिए, 1972 तक सिर्फ 1827 बाघ ही बचे थे और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भारत पर जबरदस्त दबाव था कि वो सुपर पावर्स के बीच किसी एक का पक्ष ले और एक ऐसी ग्लोबल न्यूक्लियर व्यवस्था को स्वीकार कर ले जो उसे अपने हक में नहीं लगती थी। तो भारत ने पहले संकट का जवाब कैसे दिया? खैर, उसने अपने राष्ट्रीय प्रतीक को बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में सिर्फ 9 रिजर्व के साथ, लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 2004 में सरिस्का में जब पता चला कि वहां के सारे बाघों का शिकार हो चुका है, तो वो एक बहुत बड़ा झटका था। पर उसी झटके की वजह से सिस्टम में जरूरी सुधार भी हुए और आज देखिए, ये प्रोजेक्ट 54 रिजर्व तक फैल चुका है। और इसका नतीजा ये एक नंबरी पूरी कहानी कह देता है। 1972 में जो संख्या 1827 पर पहुंच गई थी, वो 2022 में बढ़कर 3167 हो गई। ये दुनिया के सबसे सफल कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम्स में से एक है। ये नक्शा हमें दिखाता है कि बंगाल टाइगर भारत की पहचान का कितना जरूरी हिस्सा है। ये जो लाल रंग का इलाका है, ये इसका मुख्य निवास स्थान है। तो प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ एक जानवर को बचाने की कहानी नहीं थी, ये भारत की प्राकृतिक विरासत के एक बहुत बड़े हिस्से को वापस पाने की कहानी थी। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जिस वक्त भारत अपने बाघों को बचाने में लगा था, उसी दौरान वो चुपचाप अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत भी विकसित कर रहा था। भारत के परमाणु कार्यक्रम में दो बहुत ही अहम पड़ाव आए। पहला 1974 का पोखरण आए, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इसे तब एक शांतिपूर्ण विस्फोट कहा गया था, लेकिन असली गेम चेंजर था 1998 का पोखरण 2 यानी ऑपरेशन शक्ति। इन 5 परीक्षणों की श्रृंखला ने सब कुछ बदल दिया और भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। और इस बात का महत्व इस एक बयान से साफ हो जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने बताया था कि ये परीक्षण वैज्ञानिक रूप से कितने एडवांस थे। मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। तो अब हम इन दो अलग अलग धागों को एक साथ लाना शुरू करते हैं, क्योंकि इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के पीछे एक कॉमन फिलॉसफी थी। साल 2003 में भारत ने अपनी परमाणु नीति की औपचारिक घोषणा की। इसकी जो मुख्य बिंदु है वो है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, मतलब सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना, और सबसे महत्वपूर्ण पहले उपयोग नहीं की नीति। ये साफ करता है कि ये एक रक्षात्मक सिद्धांत है, आक्रामक नहीं। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर भारत की नीति इतनी रक्षात्मक है तो उसने परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी पर साइन क्यों नहीं किया? और इसका जवाब यहाँ है। भारत का मानना था कि एनपीटी भेदभावपूर्ण है। तर्क ये था कि ये संधि दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है, एक वो जिनके पास परमाणु हथियार हैं और दूसरे वो जिनके पास नहीं है, और ये निरस्त्रीकरण की जिम्मेदारी सब पर बराबर नहीं डालती। तो यहीं पर सारी बात आकर जुड़ जाती है, चाहे वो अपने बाघों के संरक्षण का मामला हो, जिसके लिए भारत ने अपनी घरेलू रणनीति बनाई, या फिर अपनी सुरक्षा का, जहां उसने बने बनाए वैश्विक नियमों को मानने से इनकार कर दिया। दोनों ही मामलों के पीछे आत्मनिर्भरता और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता का एक ही सिद्धांत था। तो सवाल ये है कि आज इन दोनों विरासतों की क्या स्थिति है?
चलिए एक नज़र डालते हैं। बाघ संरक्षण में इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। जंगलों का कटना, इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ता संघर्ष और अवैध शिकार, ये सब आज भी बहुत बड़े खतरे हैं। ये एक लड़ाई है जो लगातार जारी है। इसकी तुलना में देखें तो परमाणु प्रतिरोध ने एक अलग तरह की स्थिरता दी है। जहां संरक्षण के मोर्चे पर रोज नई जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहीं इस परमाणु ढाल ने देश को दशकों से एक जटिल लेकिन स्थिर सुरक्षा दी है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। भारत की ये दो कहानियां, एक बचाने की और एक बनाने की, एक गहरा सवाल खड़ा करती हैं। किसी भी देश की असली ताकत क्या होती है? क्या वो अपनी सैन्य शक्ति से परिभाषित होती है, या फिर अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की क्षमता से? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।